आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं बीएड में पेडागोजी साइंस सब्जेक्ट में हम 3rd यूनिट में क्लास में पहुंच चुके थे और आगे उसको कवर करते हुए हम देखते हैं उस यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो कंटिन्यू हो रहा था वो यूनिट ये था कि हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। तो उनके लिए हम कौन कौन से तरीक़ों के द्वारा हम उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमने बहुत सारे बातें पढ़े थे कि आपस में समूह चर्चा हो या अभिभावकों से चर्चा होनी चाहिए और बच्चे किस तरह से अपने आप में एक दूसरे के साथ बात करके अपना प्रीवियस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और इस तरह के कार्य वो कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारा हो गया था कि आपस में वो ग्रुप के अकॉर्डिंग किस तरह से संवाद जो है स्थापित करें, अपने डायलॉग को वो किस तरह से प्रेजेंट करें। तो ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। अगला हमारा जो पॉइंट था वो था कि अधिगमकर्ताओं को जो स्थानीय संसाधनों से सामग्री संग्रहित करने और जैविकी विज्ञान में समुचित गतिविधियों के विकास के लिए अभिप्रेरित या प्रोत्साहित करना, आपका व्यक्तिगत रूप से या आपका जो है सामूहिक रूप से, ठीक है, इंडिविजुअल या हम ग्रुप में किस तरह से लर्निंग प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। तो आपका जो है ये इक्वायरिंग लर्नर्स टू कलेक्ट आपका मटेरियल्स फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज एंड टू डेवलप आपका जो फैब्रिक सुटेबल एक्टिविटीज़ इन बायोलॉजी साइंस इंडिविजुअल एंड आपका ग्रुप वर्क्स। तो इन सारे चीज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम ग्रुप में और इंडिविजुअल तरीके से किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम विज्ञान शिक्षण की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हमें स्थानीय संसाधनों में बहुत सारे रूप जो है नेचुरल रूप में हमको मिलते हैं। इसमें हमारा क्या है, जब हम प्राइमरी लेवल पे रहते हैं, प्राथमिक जो स्तर हमारा रहता है साइंस का, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे हम किसी भी प्रकार के तालाब में या कहीं पर हम छोटा कोई पानी जहाँ पर जमा रहता है वहाँ पर हम जाके देखते हैं तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि जलीय जंतुओं एवं वनस्पति के बारे में हम जो है प्राइमरी लेवल पे बच्चों को बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम और उनको स्वास्थ्य के लिए और मनोरंजक कहानी प्रस्तुत करके भी हम उनको उनका जो लर्निंग प्रोसेस है उसे हाई अप कर सकते हैं, उनको उच्च बना सकते हैं। तो ऐसे हमको कौन कौन से सामुदायिक आपका जो सार्वजनिक आपका रिसोर्सेस है और आपके जो अपने आप में किस तरह से ये प्रयुक्त होते हैं और इसका हम उपयोग करते हैं, तो उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिसका प्रयोग हम पब्लिक पैलेस में या सामुदायिक रूप में ग्रुप में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान शिक्षा में संग्रहालयों का उपयोग। आपका पहला पॉइंट है, पहले आप लोग पॉइंट नोट आउट कर लीजिए। हमारे पास बहुत सारे संसाधन अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से हम अभी संसाधन की बात कर रहे हैं, चूँकि आपका यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं होने के कारण पॉइंट जो है हम ब्लैक बोर्ड पे हाईलाइट नहीं कर सकते। तो आपको एक्सप्लेनिंग स्किल्स और हम जो आपका जो है टीचिंग आपका मेथड है, तो इसी मेथड में हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं लेक्चर मेथड से और आपका एक्सप्लेनिंग स्किल से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपको पॉइंट को भी यहाँ पर ओरली जो है आपको कॉपी में नोट आउट करना है। तो सबसे पहला आपका है विज्ञान शिक्षा के संग्रहालयों का उपयोग, ठीक है, यूज ऑफ म्यूजियम इन साइंस टीचिंग। सेकंड आपका है विज्ञान शिक्षा में मेलों का उपयोग, यूज ऑफ फेयर इन साइंस टीचिंग। आपका थर्ड पॉइंट है प्रदर्शनी का उपयोग, यूज ऑफ एग्जीबिशन। थर्ड है उद्यानों का उपयोग, यूज ऑफ गार्डन। फिफ्थ है आपका तालाबों का उपयोग, यूज़ ऑफ पॉन्ड्स। सिक्स है आपका सांस्कृतिक परंपराओं का उपयोग, यूज़ ऑफ कल्चर ट्रेडिशनल्स। तो सामुदायिक और नेक्स्ट है आपका सामुदायिक पर्वों का उपयोग, यूज़ ऑफ कम्युनिटी फेस्टिवल्स। अगला आपका है धार्मिक स्रोतों का विज्ञान शिक्षा में उपयोग, यूज़ ऑफ रिलीजियस सोर्स इन साइंस टीचिंग। नेक्स्ट है धर्म ग्रंथों का विज्ञान शिक्षण में उपयोग, यूज़ ऑफ रिलीजियस बुक्स इन साइंस टीचिंग।
फिर है अगला आपका योग केंद्रों का उपयोग, यूज़ ऑफ योगा सेंटर्स। तो इन सारी चीज़ों से अब आप लोगों को यहाँ पर लग रहा है, चूँकि आप सारे जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप लोग साइंस के स्टूडेंट होने के अकॉर्डिंग आपको लगता होगा कि साइंस में इन सारी चीज़ों का क्या महत्व है और ये किस तरह से साइंस को इफ़ेक्ट करता है और इन संसाधनों के द्वारा हम साइंस को किस तरह से लर्निंग प्रोसेस में ला सकते हैं और किस तरह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये बीएड की टीचिंग में ये जो स्किल्स है ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है आपके लिए, कंपलसरी, और ये बेसिक नॉलेज है कि हम इन सारे नॉलेज से हम बच्चों का जो है लर्निंग प्रोसेस ग्रोथ कर सकते हैं और उनको हम जो है बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से इन सारे चीज़ों में साइंस का जो है आपका कोरिलेशन रहता है। तो ये पहला हम पॉइंट देखते हैं कि विज्ञान शिक्षा संग्रहालयों का उपयोग, किस तरह से यूज़ ऑफ म्यूज़ियम इन साइंस टीचिंग होता है। तो हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पे जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, छोटे छोटे विज्ञान संग्रहालय होते हैं जिनमें विज्ञान संबंधी विभिन्न प्रकार के उपलब्ध सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। इन उपकरणों के लिए बच्चों को यह ज्ञान देना आवश्यक है और समय समय में उनको ज्ञान, जैसे हम जानते हैं कि हम छोटे से कहीं लैब में जाते हैं तो सपोज़ हम बीकर देखते हैं, परख नली देखते हैं, तो उनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक टीचर के द्वारा जब वो बताया जाता है कि ये बीकर है, ये परख नली है, तो हम उसका उपयोग भी जानना चाहते हैं कि इस बीकर का और इस परख नली का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी जो छोटे छोटे बेसिक चीज़ें होती है इनके बारे में बताया जाता है। और ये हम देखते हैं कि, और मैंने इससे पहले अभी आप लोगों को बताया कि हम वास्तविक लेवल पे जब हम जाते हैं कहीं पर नेचुरल पैलेस पे जाते हैं, जैसे जलीय जंतु होते हैं और आपके जैव आपके प्लांट्स होते हैं कि किस तरह से कवक होते हैं, तो उन सारे हम बच्चों को बता सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि बारिश के मौसम में ईंटों पे भी आपका जो है कवक जम जाता है, तो हम उनको बच्चों को, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और उनको जो चीज़ें रहती है ये चीज़ें को हम बता सकते हैं। जैसे आप लोग अगले सेम में आप पढ़ेंगे, जैसे आपकी माइक्रो टीचिंग रहेगी तो उसमें आपको सारे स्किल का ज्ञान होगा, आगे सारे को पढ़ाएंगे, बताएंगे। लेकिन अभी ये है कि हम जानते हैं कि किसी भी सरलता को लेकर हम कठिन की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा टीचिंग फार्मूला है कि हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे हमारे टीचिंग फार्मूले हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को जो है एक समुचित ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम उनको उनके संबंधित व्यवस्था और उसमें जिसमें छात्रों को ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि हो और वो उनमें जागरूकता आए, इसलिए हम ऐसे विज्ञान और ऐसे ज्ञान को हम उन्हें देते हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञान शिक्षा में मेलों का उपयोग। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि हम साइंस के मेलों में किस तरह से बच्चों को जो है अवेयरनेस कर सकते हैं या अवेयर कर सकते हैं। तो जब तक बच्चों यदि किसी भी मेले, जैसे हम सपोज़ कोई मेला जाते हैं तो मेला में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तरह तरह के पकवान होते हैं, मिष्ठान होते हैं। पकवान कहने से सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो हम छोटे बच्चों को भी इस तरह से बताते हैं, पहले उनके दिमाग में ये लगता है कि वास्तविक में ये विज्ञान मेले होते क्या हैं। तो विज्ञान मेले का अर्थ होता है आपका कि आपको विज्ञान के नाम से सारी चीज़ों की जानकारी देना। किस तरह के बच्चे सबसे पहले विज्ञान मेला के नाम से एक अभूतपूर्व उनमें उत्साह होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि इस मेले में होता क्या है। तो इस तरह की चीज़ें हम जानते हैं। तो ये मेला जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ये रोल इस तरह से होता है, इस तरह के हम आयोजन यदि करते हैं तो छात्रों की सहभागिता और शिक्षक के द्वारा निश्चित की जानी। यदि कोई टीचर इस तरह का कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस प्लान में बच्चों को छोटे छोटे वर्क देकर वो उनको शामिल करे, ताकि इसमें बच्चों का पार्टिसिपेंट हो और बच्चों को ज़्यादा जिज्ञासा हो, वो जानने की इच्छा करें और वो बेहतर रूप से उस कार्य को कर सके और उसके बाद वो औरों को बता सके। तो इस तरह से एक आपके जो है साइंस के टीचर का भी महत्व जो होता है
और बच्चे भी उस कार्य को बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं। तो इस तरह से इनके मेले के ये बाल मेला एक्चुअली हम जो लगाते हैं साइंस के लिए बच्चों के लिए, तो वो बाल मेला के रूप में आयोजित किया जाता है। और उसकी भूमिका जो रहती है छात्रों की सहभागिता के प्रेरित करने के लिए होती है। इसमें विज्ञान का ज्ञान उचित रूप से उनको दे सके, इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शनी का उपयोग। तो हम किस तरह से एग्जीबिशन का उपयोग करते हैं, यूज़ ऑफ आपका एग्जीबिशन। तो हम देखते हैं कि विभिन्न संसाधनों में विज्ञान का जो हम प्रदर्शनी लगाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, इसमें देखते हैं कि हम बच्चों के द्वारा छोटे छोटे चार्ट पेपर बनाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सेव वाटर, ठीक है, तो आप ये सेव प्लांट, तो हम छोटे छोटे बच्चों को किसी एक छोटी छोटी टॉपिक पे उनको हम चार्ट पेपर बनाने के लिए कहते हैं, उनको ड्राइंग बनाने के लिए कहते हैं। और बच्चे जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को हम उस एग्जीबिशन में लगाते हैं, ताकि जो भी हमारे दर्शक हैं जो देखने आते हैं वो उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि बच्चे ने कितने गहराई से और कितने बारीकी से ये सारी चीज़ को बनाया। मीन्स ये होगा कि उन्होंने विज्ञान के बारे में उनको कितनी जागरूकता है और वो अपने जागरूकता के अकॉर्डिंग लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो इससे जो है बच्चों का इंटरेस्ट जो है और बढ़ते जाता है। तो ये सारे चीज़ों जो है प्रदर्शनी का उपयोग भी इसीलिए किया जाता है। और इसमें जो छात्र को भाग लेने के लिए शिक्षकों के द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे जो है अच्छे तरह से ड्राइंग बनाएं और विज्ञान के बारे में समझ हासिल करके वो औरों को समझा सके। तो ये चीज़ें इसलिए कराई जाती है। नेक्स्ट है आपका उद्यानों का उपयोग। अब हम साइंस को उद्यान से किस तरह से कोरिलेट करते हैं, तो यहाँ पर हम उद्यान में क्या देखते हैं कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर गार्डन पे हम यदि चले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि गार्डन में एक ही प्रकार के प्लांट्स होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट आपके प्लांट्स होते हैं और उन प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी होती है जिनको हम देखते हैं नेचुरल चीज़ें रहती है, एवं हमको औषधि रूप में भी उन सारे चीज़ों को, उन प्लांट्स को हम जो है उपयोग में लाते हैं। जैसे सभी के घर में बच्चे छोटे हो बड़े हो वो अधिकतर जानते हैं कि तुलसी का पौधा क्या होता है, उसके यूज़ क्या होते हैं और उन्हें क्यों किया जाता है। तो बच्चे प्रायः तुलसी के पौधे को देखते हैं। उनको यदि पर्टिकुलर कहीं गार्डन पे ले जाया जाए तो वो कुछ पौधों की पहचान जो है अपने आप में रखते हैं। कुछ पौधे जो है टीचर के द्वारा बताए जाते हैं। जैसे मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया है कि हम जो है बहुत सारे अभी इतने औषधि पौधे, जैसे अभी आप लोगों का हम कोविड-19 में गिलोय का यूज़ करते हैं। तो अभी हर बच्चों से पूछ लो आप गिलोय का प्लांट या पौधा या उसका जो बेल है किस तरह से होता है, तो सारे बच्चे आपको गिलोय के बारे में बता देंगे। और इसके साथ साथ तुलसी है, आपका अदरक है। तो ये सारी चीज़ों जो हम देखते हैं ये बच्चों को पता है कि हमारे सेहत में कितना इफ़ेक्ट करता है और उसे हमको क्यों लेना चाहिए। तो आज हम इस परिस्थिति में देखते हैं कि बच्चों का जो नॉलेज है वो विज्ञान के प्रति पॉजिटिविटी लिए हुए हैं और वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि उद्यानों के लिए पेड़ पौधे का ज्ञान के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी, जीव जंतुओं का ज्ञान भी बालकों का जो है आपका ध्यान और नॉलेज बढ़ाता है। किस तरह से यदि हम उनको कि बच्चों को उद्यान किसी भी गार्डन का हम भ्रमण कराते हैं, विजिट कराते हैं, तो छात्रों को एक मनोरंजक होता है क्योंकि वो डिफरेंट तरह के प्लांट देखते हैं और एनिमल्स देखते हैं। तो उनको क्या लगता है कि उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी, जैसे हम कहीं किसी जू पे चले गए हैं, किसी चिड़ियाघर पे, तो हमको चिड़ियाघर में प्लांट के अकॉर्डिंग बहुत सारे हमको जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। तो इससे बालकों का क्या होता है, मनोरंजन होता है और वनस्पतियों का ज्ञान भी उन्हें होता है। तो इन सारे माध्यम से हम इसको विज्ञान के बारे में सरल रूप से हम नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है तालाबों का उपयोग। अब हम तालाबों का उपयोग किस तरह से करते हैं, यूज़ आपके पॉन्ड्स जो हैं,
तालाब सभी ने देखे हैं। यदि हम बच्चे से ये क्वेश्चन करते हैं कि तालाब क्या जानते हैं आप, तो बच्चे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ग्रामीण अंचल के बच्चे तो तालाबों की अधिकता को और उपयोगिता को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको तालाब में खेलने में कूदने में मज़ा आता है। तो इस तरह से तालाबों का विज्ञान जो है विज्ञान के लिए बहुत उपयुक्त होता है। किस तरह से उपयोग होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि तालाब में जलीय जंतुओं का निवास होता है और जलीय वनस्पतियों का ये एक महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि हमारे घर में कोई भी हम पानी रख देते हैं यदि किसी बाल्टी में, तो वहाँ पर कवक बहुत दिनों तक पानी वैसे ही स्थिर जमा रहा तो उसमें क्या हो जाता है? कवक होने लगते हैं। तो इसी तरह से तालाब में हम देखते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कमल पुष्प जो होता है वो आपके तालाब में ही होते हैं, और जलकुंभी पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सारे आपको तालाब में ही मिलते हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से नेचुरल और साइंस को हम आपस में कोरिलेट करके बच्चों को जो है हम बता सकते हैं, उनको ज्ञान हम प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसी ऐसी जगह खोजते हैं जो आपका रियलिटी हो, तो रियलिटी से हम उनको बताते हैं और उनको जो है लर्निंग का प्रोसेस में हम उनको आगे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि हमारा जो सुना हुआ है वो हमारे ध्यान से निकल जाता है, लेकिन हम अपने आँखों से देखते हैं, वो हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में फिक्स रहता है। तो इसी तरह से जो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है, हम प्रत्यक्ष यदि किसी चीज़ को देखकर समझते हैं कि ये हमारे लिए उपयुक्त है, नहीं है, तो वो हमारा हमेशा स्थायी ज्ञान के रूप में वहाँ पर बैठे रहता है हमारे मेमोरी में। इसलिए कहा जाता है कि विज़िट कराया जाता है और बहुत सारे चीज़ें जो है नॉलेज के लिए बच्चों को बाहर ले जाके उनको बताया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक परंपराओं का उपयोग। सांस्कृतिक परंपराओं का उपयोग किस तरह से होता है? अब यहाँ पर सांस्कृतिक परंपरा में हम साइंस कहाँ से ले आए, विज्ञान कहाँ से ले आए, ये आप लोगों को लगता होगा कि हमारे सब्जेक्ट में इस तरह की चीज़ें कहाँ से आती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से साइंस का हमारे सांस्कृतिक में आपका आपस में रिलेशन है, कोरिलेट कैसे हो गया है। तो हम ये जानते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि सांस्कृतिक परंपराओं में किस तरह से विज्ञान का ज्ञान समाहित होता है। तो हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते थे कि रात के समय में वृक्षों के नीचे शयन करना दोषपूर्ण होता है। वो तो हम अभी साइंस के ज़माने में, वो तो उस साइंस के ज़माने में नहीं थे ना, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा था। उनका प्रमुख कारण यह था कि रात के, हम साइंस के रूप में यदि देखते हैं तो हमारा प्रमुख कारण क्या होता है कि रात में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए रात को वृक्ष के नीचे सोना जो है दोषपूर्ण माना जाता है। लेकिन अनेक प्रकार की जो परंपराएं हैं, ये हमको अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान का जो है ज्ञान प्रदान करती है। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से विज्ञान शिक्षण जो है हम बच्चों को बता सकते हैं, दिया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारा पीपल का पेड़ है और बरगद का पेड़ है और नीम का है, ये तीनों जो हैं 24 घंटे ये आपका ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इनमें जो है ऑक्सीजन होता है, ये रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ नहीं करते हैं, वो आपका ऑक्सीजन ही रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सामुदायिक पर्वों का साइंस से किस तरह से रिलेशन है। तो सामुदायिक पर्व, यूज़ ऑफ कम्युनिटी फेस्टिवल्स, तो इन सामान्य रूप में हम देखते हैं कि हमारे जो भी पर्व है, हम जितने भी पर्व मनाते हैं, जितने भी फेस्टिवल मनाते हैं, तो किस तरह से मनाते हैं, तो इनमें साइंस का क्या दृष्टिकोण जो है समाहित होता है। तो हम देखते हैं कि छात्र जो सामुदायिक पर्व मनाते हैं उनका वास्तविक ज्ञान उनको हो सके। अब यहाँ पर पर्व का मतलब क्या होता है, जैसे हम दीपावली मनाते हैं, तो दीपावली में हम क्या मनाते हैं कि हम पहले घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर की साज सज्जा करते हैं। तो हम जानते हैं विज्ञान में हमारे स्वस्थ रहने का सबसे जो रास्ता है वो सफाई से होकर जाता है। यदि हम घर की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां घिर सकती है। तो हम दीपावली की सफाई करते हैं, तो वो एक पर्व के उद्देश्य से करते हैं कि हमारा बड़ा फेस्टिवल आ रहा है और हम घर की सफाई करेंगे। लेकिन वहाँ पर आपका साइंस जो है
इस तरह से रिलेट हो जाता है कि आपको जो है सफाई करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ और बहुत सारे पर्व ऐसे हैं जिसमें हम अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, ये जलाते हैं। तो एक इसमें ये सारी चीज़ें करने में पॉजिटिविटी आती है, जिससे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और उसके साथ साथ वो साइंस को भी समझते हैं और हम साइंस के बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्रोतों का विज्ञान शिक्षा में उपयोग। किस तरह से हमारे धार्मिक शिक्षा जो है, अब धार्मिक शिक्षा क्या क्या होती है, हम देखते हैं कि सामान्य रूप से हमारी जो धर्म है, मान्यता है कि नदी का जल पवित्र होता है, गंगा जल जो है पवित्र होता है। मान्यता है तो नदी के जल को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए और इनमें अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो प्रवाहित नहीं करना चाहिए। लेकिन हम वैज्ञानिक यदि दृष्टिकोण देखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी यह कहा जाता है कि हमारा जो है ये सारी चीज़ों, नदी को यदि प्रदूषित कर देते हैं, वातावरण यदि प्रदूषित हो जाता है तो इससे क्या होती है, बीमारियां बढ़ती जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं और साथ साथ पीपल के जो वृक्ष हैं उसे देव वृक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है और ये भी मान्यता है कि इसको काटने से आपको पाप होगा। ठीक है ना, पाप और पुण्य का चीज़ें जो है हम नहीं जानते हैं, लेकिन पहले जो हमारी कहावतें हैं वो हम सुने हैं, मना किया जाता है, लेकिन उन्होंने ये लॉजिक लगाकर मना किया है हमारे जो बुजुर्ग हैं। लेकिन अभी हम साइंस की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं तो किसी भी वृक्ष को नुकसान पहुंचाना हानिकारक होता है, हमारे लिए, मनुष्य के लिए ही हानिकारक होता है, जिसका परिणाम स्वरूप हम अभी प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट स्थिति में सिचुएशन हमारी ऐसी है। किस लिए हमारी सिचुएशन ऐसी आई है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपना टेक्निकल दिमाग लगाया है। हम सोचते थे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रकृति शांत रही, लेकिन आज जो हम देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है, हमको ऑक्सीजन की कमी क्यों होते जा रही है, क्योंकि हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और हम पूरे पेड़ों को काट कर क्या किया, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं और हम कहीं भी पर्यावरण का संतुलन नहीं करते, पर्यावरण नहीं लगाते हैं। एक वृक्ष लगा दिए, जब वृक्षारोपण करने का आता है, प्लांटेशन करने का, लेकिन क्या हम उसकी केयर करते हैं, नहीं करते हैं। कोई आपको काटे जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है हमको प्रकृति फिर से याद दिला रही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक प्राकृतिक प्राणी भी है, जिसे प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए, ना कि उससे जो है वो एरोगेंट होना चाहिए। हम क्या हो गए, मनुष्य प्रकृति के लिए ऐसा ही हो गया है ना, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमको बदले में क्या मिल रहा है, आज ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। तो इन सारे चीज़ों से हमको पता चलता है कि साइंस और नेचर में कितना ज़्यादा जो है आपस का रिलेशन है और मनुष्य इसके बिना जो है अधूरा है। जब तक हम प्रकृति के पे नहीं रहेंगे, हमको जल नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगा, तो हम क्या जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उस पर भी इंसान मृत शैया पे जा रहा है, उसको जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे के कुछ समय तक के लिए जीवित रखा जा रहा है। लेकिन हम यदि पर्यावरण का संतुलन और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, हमको अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना आप टीचरों के लिए, आप बीएड के टीचर हैं, ट्रेनर टीचर है, आपको भविष्य का निर्माण करना है, तो ये सारी बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको आगे एक अच्छे समाज का निर्माण करना है जिसमें कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। इस चीज़ें का आप जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे, मुझे विश्वास है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं कि किस तरह से आपके धार्मिक स्रोत में हम इन सारे विज्ञान शिक्षा का जो है उपयोग करते हैं और धार्मिक ग्रंथ के अकॉर्डिंग हमको विज्ञान का जो है नॉलेज प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि धर्म ग्रंथों का विज्ञान शिक्षण में क्या क्या उपयोग होता है, किस तरह से हम धर्म ग्रंथों का भी विज्ञान शिक्षण में उपयोग करते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे
गीता, गीता के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में क्या है, गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो इन सारे, महाभारत नहीं पढ़ा जाता है, रामायण पढ़ा जाता है और आपका गीता। तो गीता में कर्म, योग, विकास और मानसिक संतुलन का सर्वोत्तम जो है उपाय है। जिस प्रकार विज्ञान के द्वारा मानव का भौतिक विकास किया जाता है, ठीक है ना, मानव के द्वारा आपका जो है भौतिक विकास जो है वो किया जाता है, लेकिन हमारी गीता में हमारा अध्यात्म, हमारा कर्म, हमारा संतुलन ये बताया गया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मनुष्य कर्मनिष्ठा, किस तरह से कर्मनिष्ठा के माध्यम से मानव का आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास संभव। जब तक मनुष्य किसी भी तरह के अध्यात्म प्रवृत्ति में नहीं रहता है, जैसे हम अभी एक मनुष्य का हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। कभी कभी हमने देखा है, हमने अपने क्लास में और बहुत सारे डिस्कशन किए हुए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति हमको इतना अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको हम देखना भी पसंद नहीं करते, हालांकि हम उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो ये आपका एक हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जिसके कारण से, क्योंकि आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो मुझसे बेटर जानते हैं कि ये चीज़ें ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नेचर में क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए साइंस जो है जिम्मेदार रहता है। और इसके साथ साथ हम यदि धर्म ग्रंथ में देखते हैं तो कहा जाता है कि आप जो है यदि ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा क्रोध करते हैं, तो आपको एक सलाह दी जाती है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होती है, आपकी जितनी भी निगेटिविटी, नकारात्मक जो एनर्जी होती है, वो कहीं एक जगह आपका वो सीधा निकल जाता है। कहाँ हो जाता है? वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, चला जाता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम क्या करते हैं, हमें जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है हमारे, क्योंकि हर मनुष्य में मैंने बताया है कि आपका जो माइंड होता है दो तरह के होता है। एक आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है। तो जो आपका सब अनकॉन्शियस माइंड होता है वो 24 घंटे एक्टिवेट रहता है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, एक आपका चेतन मन होता है और आपका अचेतन मन होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें यदि मनुष्य की कोई इच्छा अनकम्प्लीट होती है, किसी भी प्रकार की वो इच्छा या कोई कार्य को नहीं कर पाता है, तो उससे उसको क्या होता है, क्रोध आता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाता है। तो पहले के लोग क्या कहते थे कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को कहते थे, उनको अध्यात्म की बातें बताते थे। कोई छोटी मोटी, जैसे हम देखते हैं हमारे दादा दादी जो बुज़ुर्ग रहते थे, वो जॉइंट फैमिली होती थी पहले। तो जॉइंट फैमिली में हमने अधिकतर देखा है कि बड़े बुज़ुर्ग जो है छोटे बच्चों को क्या बताते थे, वो कहानी सिखाते थे अच्छी अच्छी, क्योंकि हमें हर कहानी से कोई ना कोई शिक्षा जो है मिलती है। और कहानी बताने का उद्देश्य वही रहता था कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाना। और इसी तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से एक मनुष्य जो है मनुष्य की हेल्प करके उसको अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी। लेकिन आज हम देखते हैं कि इंडिविजुअल और एकल फैमिली जो हो रही है हमारी, तो वहाँ पर देखते हैं पेरेंट्स यदि वर्किंग हैं और बच्चे को केयर टेकर के भरोसे छोड़ दिया जाता है, तो वो बच्चे में चिड़चिड़ाहट आ जाती है। और वो जो सात्विक या जो चीज़ें, जो संस्कार बच्चों को देना चाहिए, जो संस्कार बच्चों को मिलना चाहिए, वो संस्कार आज के युग में विलुप्त होते चले जा रहा है। यहीं पर टीचर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है और पेरेंट्स भी है वो टीचर के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में, आजकल आप देखे हो कि छोटे बच्चों का भी बोर्डिंग स्कूल हो गया है। वो सुबह से बच्चे को तैयार करके भेज देते हैं शाम तक, क्योंकि उनका जो वर्किंग टाइम है वो भी वही रहता है। और वर्किंग टाइम में वापस आने के समय वो डे बोर्डिंग से अपने बच्चे को घर लेके चले जाते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जैसे जैसे मनुष्य आधुनिक युग में अग्रसर होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ते जा रही है और उसके साथ साथ हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो अब जवाबदारी संस्कार की किसके ऊपर आ गई है? टीचरों के ऊपर। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्कूलों में भी बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, नैतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बच्चे और हमारा जो देश का निर्माण है वो अच्छे से हो सके। तो इसलिए हमको धार्मिक ग्रंथ के बारे में, अभी यदि हम देखते हैं NCERT की किताब भी देखते हैं
तो बच्चों में क्लास 6 से लेकर 8th तक की महाभारत रामायण की कहानी भी बताई जाती है। तो रामायण की कहानी का बताया जाना क्या होता है, क्योंकि हम अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बच्चों को बता सकते हैं और इसमें जो जुड़ी हुई चीज़ें रहती है वो आपको साइंस से किस तरह से रिलेट करता है, तो इसके बारे में हम उनको नॉलेज जो है प्रदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। फिर नेक्स्ट है योग केंद्रों का उपयोग। किस तरह से योग केंद्रों का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से, योग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि योग केंद्रों के माध्यम से शरीर विज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर बालकों को विभिन्न प्रकार के योग एवं आसनों की शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको हम बता सकते हैं वार्म अप कैसे किया जाता है, छोटा मोटा एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, ये हम सब उनको बताते हैं, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे। क्योंकि बच्चों को जो है खेल करना बहुत पसंद है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं। तो इस तरह से ये आसन उनके शरीर और स्वास्थ्य के वर्धन के लिए, स्वास्थ्य वर्धन के लिए बताया जाता है। इससे बच्चा का मन स्वस्थ। आप लोगों ने फिलोसफी में पढ़ा होगा कि आपका जो है गांधी जी का एक थॉट है, उनका गांधी जी के अकॉर्डिंग स्वस्थ तन पे स्वस्थ मन का वास होता है। जब तक हमारा शरीर सही नहीं रहेगा तब तक हमारा मन जो है वो सही नहीं रह सकता है। ठीक है ना। यदि आपका मन न कर रहा है उछलने का, कूदने का, नाचने गाने का, तो आप क्या करोगे बहुत, लेकिन अब वहाँ पर आपका मन तो कह रहा है पर आपका शरीर साथ ना दे तो आपके मन को क्या करना पड़ता है, शांत हो जाना पड़ता है। कहते नहीं बाबा हम नहीं कर सकते, हमारा हाथ पैर जो है वो इसके लिए इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए स्वस्थ तन का होना बहुत आवश्यक है स्वस्थ मन के लिए। और जब तक आपका तन मन स्वस्थ है तभी आप जो है शिक्षा में आप अधिक जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यदि सपोज़ कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, वहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी हो रही है तो आपका मन उस तरफ जाएगा। यदि आपका हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, जो भी दुख रहा है, तो आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा, आपके वहाँ पर चला जाएगा कि आपका हाथ दुख रहा है, सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ना कि टीचर की बातों पे जाएगा। इसलिए स्वस्थ तन का होना स्वस्थ मन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इन सारे चीज़ों से हम देखते हैं कि योग केंद्र के द्वारा विज्ञान को हम किस तरह से शिक्षा में अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं। इन सारे बातों से हमको ये जानने को मिला कि सामुदायिक जो भी सोर्स हैं, आपके जितने भी पब्लिक रिसोर्सेस हैं, तो हमारे स्वास्थ्य और आपके सामुदायिक शिक्षा केंद्र के मामले में जैसे हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में हम अपने सफाई को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। स्वच्छता संबंधी आपके ज्ञान को, परिवेशी ज्ञान जो आपके एनवायरनमेंट में होता है, तो ये सारे जागरूकता एवं हम बच्चों को दे सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास कॉलोनी में रहने वाले वहीं आसपास निम्न वर्ग के बच्चे भी रहते हैं। यदि वो बच्चे खेलते हैं तो दूसरे बच्चों को जिस तरह से देखते हैं, कहते हैं ना संगति का असर होता है, संगति का प्रभाव पड़ता है। तो वो बच्चे यदि आप अच्छे संगति में आप उनको कोई अच्छी बातें सिखाते हैं तो वो अपने घर में जाके वो बातें बिल्कुल अच्छे से करते हैं और अपने साथ साथ औरों को जो है वो जागरूक करते हैं। तो इसलिए हमारा अपने आप में व्यक्तिगत रूप में एवं आपका सामुदायिक रूप में इन सारे चीज़ों को हम विज्ञान की जागरूकता और ज्ञान को इस तरह से बांट सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संसाधनों के उपयोग में आने वाली बाधाओं का निराकरण। यदि हमारे इतने प्रकार के रिसोर्सेस हैं तो इसमें किस तरह की बाधाएं आती है और उसे हम किस तरह से निराकरण कहते हैं। तो हमारा जो है सॉल्यूशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है यूज़ इन रिसोर्सेस, किस तरह की बाधाएं जो हमारे जीवन में आती है, तो इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे प्रयोग में जो सार्वजनिक प्रयोग हैं अपने संसाधनों को
करते हैं और इसके लिए कौन कौन सी हमें उचित कार्यों को करना पड़ता है और हमारे लिए कोई बाधाएं ना आए, इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियों को रखनी आवश्यक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले आपका है संसाधनों का अभाव, लैक ऑफ रिसोर्सेज। किस तरह से आपका रिसोर्सेज की कमी होती है, संसाधनों का अभाव होता है। सेकंड है आपका समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण, समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण, निगेटिव व्यू ऑफ सोसाइटी, समय का अभाव। थर्ड पॉइंट है आपका समय का अभाव, लैक ऑफ टाइम। नेक्स्ट है विषय वस्तु का क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध ना होना, विषय वस्तु का क्रमबद्ध रूप से जो है उपलब्ध नहीं होना। अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट ऑफ सिस्टमैटिक फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें जो देखते हैं। और उसके बाद है धन का अभाव, किस तरह से धन का अभाव होता है, लैक ऑफ मनी। नेक्स्ट है शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण किस तरह से होता है, निगेटिव व्यू ऑफ टीचर। नेक्स्ट है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर। अगला पॉइंट है संगठनात्मक सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। फिर है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, लैक ऑफ ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। शिक्षकों का अभाव, लैक ऑफ टीचर्स। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से संसाधनों का अभाव होता है। तो हम देखते हैं कि भारत में जो भी विद्यालय हैं, जिन परिस्थितियों में स्थापित किया गया है, वहाँ पर स्थानीय एवं सामुदायिक स्रोतों का अभाव पाया जाता है। हम यदि बात करते हैं प्राचीन समय की और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी शिक्षा जो पद्धति है, तो हम देखते हैं कि विद्यालय के लिए किस तरह से ट्रस्टियों के द्वारा डोनेशन किए जाने पे हमारा कोई विद्यालय जो है तैयार किया जाता है और वहाँ पर हमको पर्याप्त फैसिलिटीज़ जो है नहीं मिल पाती है। तो इसके कारण भी हम विज्ञान की शिक्षा को जो है प्रभावपूर्ण नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी किसी भी विद्यालय में लैब नहीं होता है, म्यूज़ियम नहीं होता है और उससे जो है हम बहुत सारे ज्ञान के से हम परे रह जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों की स्थानीय स्तर पे जो भी उपलब्धता होती है उसे बताया जाता है और नहीं होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, विज्ञान क्लब भी नहीं बनाते। कभी कभी स्कूल में जगह छोटे होते, संसाधन की उपलब्धता और स्थानीय स्तर पे उपलब्ध नहीं होती है, जिसमें हमको जब देखते हैं कि स्थानीय स्तर पे संसाधन नहीं है तो हमारे रास्ते पे ये मार्ग में बाधा उपस्थित होती है या बाधा जो है वो होते हैं। और उसके बाद जो है आपका ये होता है कि समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण, किस तरह से निगेटिव व्यू ऑफ आपका सोसाइटी के अंतर्गत होता है। तो सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जितने भी हमारे विज्ञान के संग्रहालय हैं, विज्ञान केंद्रों के भ्रमण पर जब हम छात्रों को लेकर जाते हैं, उनको विज़िट कराया जाता है म्यूज़ियम का और जो भी आपके साइंस सेंटर होते हैं, तो इनमें जो देखा जाता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अर्थात अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो इस कार्य में भी अरुचि का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं बाहर। तो इससे अभिभावकों का मानना है कि इस कार्य से ना तो किसी छात्रों को कोई लाभ होता है वरन सिर्फ उनका समय नुकसान होता है। कई पेरेंट्स जो हैं इस तरह की बातें जो करते हैं, तो इस कारण से भी विज्ञान शिक्षा में हमारे रास्ते में बहुत सारे स्थानीय संसाधनों को लेकर और उनके प्रयोग करने के लिए बाधाएं उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है समय का अभाव। विद्यालयों में शिक्षण अधिगम जब प्रक्रिया होता है, आपका लर्निंग प्रोसेस होता है, तो उसके लिए एक निर्धारित समय होता है। तो इस निर्धारित समय में हमको जो है, जैसे हम 11 से 4:30 या 5 बजे तक हम स्कूल में रहते हैं, तो हमको विज्ञान आदि संसाधनों की जो हमारी सीमित संसाधन होती है उसकी उपलब्धता स्थानीय स्तर पे नहीं होने पे हमारे कार्य पे जो है बाधा उपस्थित होती है। नेक्स्ट है समाज का आपका जो है नकारात्मक दृष्टिकोण। यदि हम सामान्य तौर पे बच्चों को लेके जाते हैं तो अभिभावकों का मानना है कि
देख रहे थे कि किस तरह से पेरेंट्स जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और उनके इंटरेस्ट न लेने की वजह से हम जो है बच्चों को संसाधनों का उपयोग के बारे में नहीं बता सकते। उनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है और जो है समय फालतू ना जाया किया जाए। तो इस तरह की बातें जो है अभिभावक के मन में आती है। इसके कारण भी हमको जो है संसाधन के उपयोग का निराकरण, बाधाओं का जो है निराकरण में हमको दिक्कत पैदा होती है। नेक्स्ट है विषय वस्तु का क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध न होना। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी स्थानीय संसाधन का प्रयोग करते हैं तो उसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि उसके द्वारा जो भी विषय वस्तु है वो आपका क्रमबद्ध रूप में हो और उसका प्रस्तुतिकरण भी वही संभव हो सके। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी भी प्रकार के विज्ञान केंद्र में छात्रों का यदि भ्रमण कराते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं होता कि उस केंद्र में उसके स्तर के अनुसार उसकी जो सामग्री है वो सारणीबद्ध या क्रमबद्ध रूप में प्राप्त हो। तो इस प्रकार विज्ञान शिक्षा में ये बाधा के रूप में जो है हमें बाधित करता है और इसका पूर्ण लाभ जो है छात्रों को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है आपका धन का अभाव। तो लैक ऑफ मनी, किस तरह से हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पे विद्यालय में धन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि हमारी विद्यालयीन अवस्था हम देखते हैं तो यह संभव नहीं हो पाता है कि विज्ञान के द्वारा जो एग्जीबिशन या आपके विज्ञान मेले का आयोजन किया जा सके, क्योंकि इस स्थिति में विद्यालयों में न तो स्थानीय संसाधन का विकास हो पाता है और न ही इसका प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में टीचर कर पाते हैं। इससे में आपका जो संसाधन है उसके उपयोग में धन का अभाव एक प्रमुख बाधा के रूप में वहाँ पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण। हम देखते हैं कि निगेटिव व्यू ऑफ टीचर, सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि शिक्षकों में जो है आपका नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति होती है। वे कक्षा शिक्षण को अधिक महत्व प्रदान करते हैं तथा स्थानीय संसाधनों के प्रयोग में कोई रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि इस कार्य को उनको अतिरिक्त इस उत्तरदायित्व का निर्वहन और करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स को ऑलरेडी बहुत सारे उत्तरदायित्व रहते हैं तो इनका निर्वहन करना पड़ता है। इसलिए वो स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो हमारे लिए यह भी बहुत ज़्यादा बाधा जो है बनती है। नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर। किस तरह से हमको ट्रेंड टीचर नहीं मिलने के कारण भी हमको संसाधन का उपयोग करने में हमारे पास जो है बाधाएं उत्पन्न होती है। तो ये हम देखते हैं कि स्थानीय संसाधन के माध्यम में टीचर को जो है स्थानीय चीज़ों के बारे में जब जानकारी नहीं होता है तो वो बच्चों को किस तरह से उस कला में या उसके बारे में ज्ञान जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ शिक्षक कला में बहुत ही ज़्यादा पारंगत होता है और स्थानीय जो आपके रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, उनका प्रयोग करके बच्चों को जो है बहुत अच्छी आर्ट समझा सकते हैं। या हम देखते हैं कि आजकल वेस्ट एंड बेस्ट मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। साइंस के लिए भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम साइंस को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी वर्तमान समय में योग्यता संबंधित शिक्षकों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संगठनात्मक आपकी सुविधाओं का अभाव। तो हम देखते हैं किस तरह से जो हम ऑर्गेनाइजेशनल बनाते हैं, जिस तरह से हमारे संगठन होते हैं, तो किस तरह के स्थानीय संसाधनों के प्रयोग में इनके जो सुविधा होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं, उनका अभाव होता है। सामान्य रूप में यह देखा जाता है कि स्थानीय संसाधनों का प्रयोग उस स्थिति में प्रभावी होता है जबकि विद्यालय में पर्याप्त सुविधाएं हो, जैसे यातायात के संसाधनों की आपकी व्यवस्था, स्थानीय स्रोतों का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता एवं इन सारे अभाव के बारे में इसका प्रयोग जो है, इसकी उपस्थिति बाधा होती है। नेक्स्ट है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। स्थानीय संसाधनों का जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी कार्य में एक शिक्षक का ही नहीं होता है, वरन संपूर्ण विद्यालय में सहयोग की आवश्यकता होती है।
अधिकतर हम देखते हैं कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो भी स्थानीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो वो उस स्थिति में प्रभावशील होते हैं जहां पर विद्यालय में पर्याप्त उसके लिए सुविधा हो, जैसे यातायात की संसाधन, वहां तक जाने के लिए बच्चों को लाने ले जाने की स्थिति में बहुत सारे स्थानीय स्रोतों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है और इन सभी के अभाव पर इनके प्रयोग में बाधा जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। किस तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है? स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का जो कार्य होता है किसी एक शिक्षक का नहीं होता, बल्कि इसमें संपूर्ण विद्यालय का जो है सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिना विद्यालय के सहयोग के बिना हम किसी भी विद्यार्थियों को सामान्यतः उन संसाधनों के बारे में नहीं बता सकते। तो इसका दायित्व एकमात्र यदि विज्ञान के शिक्षक के ऊपर होता है तो वो विज्ञान के शिक्षक को यह दायित्व निभाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है और इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि स्थानीय संसाधन के रहते हुए भी टीचर के पास इतने सारे वर्क होते हैं कि उस वर्क को, कार्य को कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। तो ये भी एक तरह का बाधा होता है। नेक्स्ट है आपके शिक्षकों का अभाव। शिक्षकों का अभाव इस तरह से होता है कि वर्तमान विद्यालय में यदि हम देखते हैं कि एकल विद्यार्थियों की संख्या पूर्ण रूप से होती है और इस स्थिति में जो है आपके स्वयं शिक्षक की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि स्थानीय संसाधनों का उचित एवं प्रभावी उपयोग कर सके, क्योंकि स्वयं शिक्षक जो है विद्यालय के शासन आदेश संबंधी और बहुत सारी औपचारिकता पूर्ण करने में उनको अधिक समय लगता है। इस प्रकार के कार्यों में इस तरह की बाधाएं होती है। तो हमारे संसाधन को जो है उपयुक्त जो कार्य है वो करने के लिए हम देते हैं कि किस तरह का वो कार्य करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमारी इन तरह की जो समस्याएं होती है उनका समाधान किस तरह से होता है। तो समस्या जो है हमारी सामान्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन को, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बाधाएं जो है वो आती है। तो उसका समाधान करने के लिए हमको उचित रूप से योजना को सरल एवं प्रभावी तरीके से हम उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। तो स्थानीय संसाधनों के प्रयोग में आने वाली समस्याओं का जो हम समाधान करते हैं उसे हम देखते हैं कि कौन कौन से समस्याओं का हम समाधान जो है कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानीय संसाधनों की वृद्धि में शिक्षक एवं समुदाय का संयुक्त रूप से प्रयास होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा हेतु उचित और प्रचुर मात्रा में ये संसाधन उपलब्ध हो। नेक्स्ट है आपका समाज के व्यक्तियों एवं अभिभावकों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अभिभावकों के द्वारा इसे मात्र मनोरंजन की वस्तु ही नहीं समझना चाहिए बल्कि शिक्षण का आवश्यक अंग भी समझना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विद्यालय की समय सीमा में वृद्धि करनी चाहिए। समय के जो आपका वर्तमान समय रहता है, जब हमारा मध्याह्न भोजन का रहता है तो उसमें छात्रों को अधिक समय विद्यालय में रोका जा सकता है और छात्रों को भोजन के लिए यदि घर जाना नहीं पड़ेगा तो हम छात्रों को यदि विद्यालय में भोजन की व्यवस्था कराएं तो हम उनको अधिक से अधिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्थानीय संसाधनों के उपयोगों के लिए शिक्षक का दायित्व बनता है कि उन संसाधनों का उपयोग करते समय विषय वस्तु को उन संसाधनों के प्रयोग के लिए संबंध यानी कि आपस में किस तरीके से वो कार्य किया जाता है और ये सारे चीज़ों का जो है मनोरंजन भी छात्रों का ज्ञान से संवर्धन हो। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों के द्वारा बालकों को स्थानीय संसाधनों के माध्यम से किए जाने वाला ज्ञान क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसमें जो है हम देखते हैं कि इसका प्रयोग करते हुए विज्ञान की शिक्षा हम यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह के आपके विज्ञान विचार विमर्श के लिए जो मीडिएटर होते हैं, मध्यस्थता किस तरह से की जाती है और कौन कौन सी समस्या का थैंक्स। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।